मैम, बहुत परसेंट बढ़ने से खुशी नहीं होगी जितनी तो उस प्रिंसिपल का भ्रम तोड़ने में होगी। क्यों? भ्रम कैसे? का भ्रम में 10 लोग इस आगे निकल सकते हैं। यस, अब अपन पढ़े। ठीक है, लेसन का नाम बंधुत्व, जाति और वर्ग। नोट्स की क्लास है आज। कौन सी क्लास है? नोट्स। यानी कि पार्ट में जो भी इम्पोर्टेंट लगा अपन को वो हमने उसका कलेक्शन बना लिया है। ठीक है, वही आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु इसमें दे रखा है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। अब इसमें 1919 की बात है। संस्कृत का एक प्रसिद्ध विद्वान था। कौन था? संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान। इसका नाम था V.S. सुक्तांकर। क्या नाम था? V.S. सुक्तांकर। इसने एक परियोजना शुरू की। क्या शुरू की? एक परियोजना। इस परियोजना में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया गया और इसकी तुलना की गई विभिन्न प्रकार की पांडुलिपियों से। ठीक है, ये VS क्या है? VS इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, आगे लगाता है कुछ? हाँ लगाता है, लेकिन वो मतलब इसने इसकी किताब में ही नहीं लिखा था, हमें नहीं पता है। जो बड़े बड़े साहित्यिक किताबें होती है उसमें होगा, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग VS ही याद रखना है। VS ही आएगा। ठीक है, जैसे मेरा नाम महेश है तो मैं M यूज़ कर सकता हूँ, MJ महेश जाट ऐसे। ठीक है, तो वो भी शॉर्टकट नेम यूज़ करते हैं। गूगल में देखूंगा। हाँ देख लेना, वो शॉर्ट ही मिलेगा मेरे हिसाब से। अगला है, ये काम करने में कितना टाइम लगा था टोटल? 47 वर्ष लगे थे। यस, इसने देखा कि संस्कृत के कई पाठ, कई श्लोक सिमिलर मैच हुए थे, है ना। ये चीज़ इसने देखी थी। अब इसने देखा कुछ बहुत सारे जो ग्रंथ है वो पाली, प्राकृत, तमिल मतलब इन सभी भाषाओं में लिखे हुए थे, है ना। इसके अलावा मतलब जहाँ ये भाषा बोली जाती है वहाँ की संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में भी हमें यह जानकारी मिली है। यहाँ तक आ गया समझ में। अगला बिंदु है बंधुता एवं विवाह। क्या है? बंधुता एवं विवाह। इसमें ये कहता है कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते, परिवारों में अंतर पाया जाता है। सदस्यों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, रिश्ते किसी के क्या क्या अलग अलग हो सकते हैं। उसके अलावा जो क्रियाकलाप होते हैं दैनिक वो अलग अलग हो सकते हैं, और सारी चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस होती है। क्रियाकलाप जैसे किसी के घर में कोई मास्टर है आज के समय, किसी के घर में कोई पटवारी है ना, कोई महिला प्रिंसिपल बनी हुई है, कोई महिला खेती कर रही है, ऐसे। क्लियर? ऐसे नहीं है परिवार में सारी महिलाएं खेती करती, नॉट पॉसिबल। किसी के परिवार में खेती करती होगी, किसी के परिवार में सिर्फ घर का काम करती होगी, और किसी के परिवार में कोई नौकरी करती होगी। तो जो अंतर आज देखने को मिलता है वो उस समय भी था। नेक्स्ट, परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता था। यानी कि जैसे आज भी यही है, परिवार एक बड़े समूह का क्या है? हिस्सा है। अपन खुद अपने घर तक ही सीमित नहीं है, अपन अपने मामा के घर वालों से भी जुड़े हुए हैं, उसके अलावा अपने बेटों के ससुराल से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे होता है ना, अपने भाई बहन इनके ससुराल, या फिर अपने ससुराल, मतलब किसी न किसी तरीके से हम रिश्तों में क्या हुए? बंधे हुए। तो ये जो रिलेशन है इसको हम संबंधी के नाम से जानते हैं, और अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? हग्गा होई, ऐसे बोलते हैं। ये चीज़ें ठीक है, मामा, नाना, काका, ऐसे। तो मामा का रिलेशन भी अक्सर अपन बताते हैं, और ये रिलेशन भी अक्सर अपन क्या करते हैं? बताते हैं। तो ये जो संबंधी होती है, जितने भी संबंधी होते हैं इस प्रकार, इनको हम जाति समूह के नाम से जानते हैं। कौन से समूह के नाम से? जातीय समूह। यानी कि जातियों के आधार पर ये अलग अलग ग्रुप क्या होते हैं? बटे होते हैं। अगला बिंदु है पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। अगला बिंदु क्या है? पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। इसमें महाभारत जैसी कहानी में क्या बताया गया है? 2 दल थे, है ना। बांधवों के कितने दल थे? 2 दल। पहला कौन सा था? कौरव। दूसरा कौन सा था? पांडव। अब इनके बीच झगड़ा हो गया था। क्या हो गया था? झगड़ा। किसको लेकर? भूमि को लेकर और सत्ता को लेकर। इनके बीच बहुत खतरनाक संघर्ष हुआ था, और समय के बाद ये संघर्ष किस में बदल गया? युद्ध में बदल गया। और ये जो सारी स्टोरी है हमें महाभारत में पढ़ने को मिलती है, और अंत में इस युद्ध में कौन विजय हुए थे? पांडव विजय हुए थे। 100 कौरव हार गए और 5 पांडव क्या हुए? जीत गए। अतः इस ग्रंथ से हमें क्या पता चलता है कि पितृवंशिकता का बहुत ज्यादा उस समय महत्व था। किसका महत्व था? पितृवंशिकता का ज्यादा महत्व था। और इससे एक बात और हमें स्पष्ट होती है कि जो पितृवंशिकता होती है इसमें
पुत्र जो होता है वो क्या करता है, पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का अधिकारी होता है। उसके जितने भी संसाधन होते हैं पिता के, वो किसके हाथ में चले जाते हैं, पुत्र के हाथ में चले जाते हैं। अगला बिंदु है विवाह के नियम। अगला बिंदु क्या है, विवाह के नियम। अब विवाह के नियमों की यदि हम बात करें तो पुत्री का जो विवाह होता है वो गोत्र से बाहर करते हैं। कहाँ से करते हैं, गोत्र से बाहर। ये बात याद रखना, रख लेगी कि नहीं। एक और चीज इससे रिलेटेड है कि पुत्रियों का तो विवाह कर दिया जाता है और पुत्रों के लिए क्या होता है कि पैतृक संपत्ति उनके अधीन हो जाती है पिता के बाद। ये बात है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब अगला बिंदु है विवाह के प्रकार। अगला बिंदु क्या है, विवाह के प्रकार। पहला बिंदु है अंतर विवाह। कौन सा विवाह, अंतर विवाह। इसमें एक ही गोत्र, कुल या जाति या एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के बीच में क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, अंतर विवाह। दूसरा बिंदु है बहिर्विवाह। दूसरा बिंदु क्या है, इसमें गोत्र से बाहर विवाह करते हैं, सीधी सी बात है। अगला बिंदु है बहुपत्नी प्रथा। अगला क्या है, बहुपत्नी प्रथा। एक पुरुष के अनेक पत्नियां होना। एक पुरुष के अनेक पत्नियां होना किसके अंतर्गत आता है, बहुपत्नी प्रथा। अगला बिंदु है बहुपति प्रथा। अगला बिंदु क्या है, बहुपति प्रथा। इसमें एक स्त्री के अनेक पति होते हैं। क्लियर, एक स्त्री के अनेक पति होते हैं। इसके अलावा विवाह के संबंध में और कुछ बता रखा है। धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के कुल 8 प्रकार होते हैं, लेकिन फर्स्ट के जो 4 होते हैं उनको उत्तम माना गया है, अच्छे है ना, वो मतलब अच्छे हैं। बाकी के मतलब खराब है ना, वो अक्सर नहीं पढ़ाए जाते हैं और पढ़ भी लेते हैं लेकिन वैल्यूएबल नहीं। ये 4 ये दे रखे ठीक है विवाह, तो फिर ये कौन से विवाह, ये 8 और है ना। हाँ आगे है ये, इनको नहीं पढ़ना है। मैं बोल रहा हूँ ना 4 ही काम के 4 ही ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अरे इधर तो 4 दे रखे। हाँ पढ़ो उनके नाम। पहली, चौथी, पांचवी, छठी ऐसे दे रखा है यहाँ। हाँ तो इनको छोड़ो, ये काम के नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो फिर कभी देख लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगला बिंदु है स्त्री का गोत्र। सीधी सी बात है, किसी भी स्त्री का विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद वो किसका गोत्र स्वीकार कर लेती है, पति का गोत्र, और पिता की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं होता है। आज के समय है, पहले नहीं था, है ना, ये कॉन्सेप्ट है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में क्या नहीं कर सकते हैं, विवाह नहीं कर सकते हैं। ये चीजें ध्यान में रखी जाती है। माता के महत्व के बारे में भी बात की गई है। सातवाहन जो राजा थे वो जब भी अपना नाम लिखते तो माता का नाम साथ में क्या करते थे, जोड़ते थे। इससे ये पता चलता है कि माता के नाम का भी बहुत अच्छा महत्व उस समय था, ठीक है। यानी कि माता को भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और उसका भी नाम का प्रयोग ऐसे किया जाता था। अगला बिंदु है सामाजिक विषमताएं, ठीक है। सामाजिक विषमता इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे लेसन का। इससे रिलेटेड प्रश्न 100% पूछा जाएगा वर्ण व्यवस्था के आधार पर। जाति शब्द की यदि हम बात करें तो ये सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण दिखाता है। यानी कि जातियाँ निम्न स्तर की भी होती है, उच्च स्तर की भी होती है। यानी कि एक सोपान, सीढ़ियाँ चढ़ते ना, एक एक सीढ़ी चढ़ के अपन ऊपर की ओर, वैसे जातियों का वर्गीकरण कर रखा है। ऊपर वाली जाति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, नीचे वाली जाति को बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। ये आज भी अपन देखते हैं। नेक्स्ट धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्रों के अनुसार ये जो जाति व्यवस्था है इसको आदर्श माना गया है, ठीक माना गया है। और कई लोग तो इसको किस का दर्जा देते हैं, देवी व्यवस्था का दर्जा देते हैं। और ये जो व्यवस्था है किसके आधार पर चलती है, जन्म के आधार पर। किसके आधार पर, जन्म। यानी कि जिस किसी व्यक्ति का जन्म जिस भी जाति में हुआ है तो उसी जाति का जाना जाएगा, उसको वो जाति चेंज नहीं कर सकता है। आजकल तो धर्म ही चेंज कर लेते हैं लोग, है ना, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से सिख, सिख से ईसाई, लेकिन जाति नहीं बदल सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है। हाँ धर्म बदल सकते हैं, जाति नहीं बदलती है। यानी कि जो जिस जात में हम पैदा हुए हम उसी जात से संबंधित हैं, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट कैसे जाएगी, नॉट पॉसिबल, जा ही नहीं सकती है। क्या कि अपने मेन जो रूट पॉइंट था वही यही था ना, रूट पॉइंट ही वही था, तो स्विच तो कर ही नहीं सकते अपन ऐसे। अगला बिंदु है उचित जीविका। यानी कि जातियों के आधार पर वर्गीकरण तो दे दिया, लेकिन ये अपना जीवन कैसे चलाते थे, तो 4 वर्गों में बांट रखा था, ये बात अपन को पता है। और इन चारों वर्गों से जुड़े बहुत सारे नियम थे, जिसमें सबसे पहला जो वर्ग है ब्राह्मण के। कौन सा वर्ग है, ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या रहता था, पढ़ाई करना। ब्राह्मण का काम क्या रहता था, पढ़ाई करना। दूसरा काम वेदों की शिक्षा, यानी वेदों को पढ़ना। किसको पढ़ना, वेदों को पढ़ना। तीसरा यज्ञ करना। यज्ञ करने का काम होता तो कौन आ जाते, ब्राह्मण आ जाते, बाकी दूसरी जातियाँ काम नहीं कर सकती थी।
दूसरा जो जातियों का वर्गीकरण दे रखा है वो दे रखा है क्षत्रिय। क्या दे रखा है? क्षत्रिय। इनका काम क्या होता था? युद्ध करना। क्या करना? युद्ध। और ये लोगों को सुरक्षा प्रदान करते। क्या प्रदान करते? सुरक्षा। ये न्याय करते थे। क्या करते थे? न्याय। वेद पढ़ने में इनकी रुचि थी। क्या पढ़ने में? वेद पढ़ने में। ये यज्ञ करवाते थे। क्या करवाते थे? यज्ञ। और दान दक्षिणा देना था। यज्ञ करवाते थे, करते नहीं थे। यज्ञ करवा सकते थे। कौन? ये क्षत्रिय। याद रह जाएगा। अब यज्ञ किससे करवाएंगे? ब्राह्मणों से। यस, बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं। इसका मतलब ये कि अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, फर्स्ट रीडिंग करते हैं, सेकंड डिस्कशन रखते हैं और थर्ड नोट्स रखते हैं, तो इससे अपन को बहुत सी चीज़ें समझ आ जाती है। इससे क्या होता है कि हमें लास्ट टाइम पे ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, उस समय दिमाग लोड फ्री रहेगा। हाँ, बस एक बार नज़र घुमा लो। नज़र क्या घुमाना, डायरेक्ट कोर्स को देखो, मेन पीडीएफ चेक कर लो, छोटी सिंपल है। और कोई न्यू स्टूडेंट इस पीडीएफ को देखता है, उसको समझ ही नहीं आती। इसी को तो बोलते हैं लॉन्ग टाइम तक अपन पढ़ाई करते हैं, चीज काम करते हैं। यस। और मैं कक्षा के सब बोल रही है, क्या है आलू क्या लिख रखा है? वही तो बात है। मैंने बोला तुमको समझ नहीं आएगा। हाँ, ये मुझे ही आएगा क्योंकि मैंने पूरी लॉन्ग क्लासें ले रखी है। नेक्स्ट, अंतिम तीन कार्य जो भी थे, यानी कि मतलब वेश्यों के लिए भी कुछ कार्य थे। किसके लिए? हाँ, क्या कार्य थे? कृषि से संबंधित, गोपालन से संबंधित, व्यापार का काम करते थे भैया। शूद्रों के भी काम थे। शूद्रों का एक ही काम था, क्या था? कि उच्च तीनों कुलों की क्या करना? सेवा करना। ये शूद्रों के अंतर्गत आता था। अगला बिंदु, अक्षत्रिय राजा। कौन से क्षत्रिय राजा? अक्षत्रिय। मौर्य वंश की यदि हम बात करें, कौन से वंश की? मौर्य वंश की। बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि मौर्य वंश क्षत्रिय था। कौन सा था? क्षत्रिय। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं? निम्न कुल का था। कौन से कुल का? निम्न कुल का। यहाँ तक समझ गई? अरे समझ गई यहाँ तक? वापस बता देता हूँ। इसमें यह बोला गया है अक्षत्रिय राजा में। किसमें? हाँ, इसमें यह बोला गया है कि जो मौर्य वंश था, ठीक है, कौन सा वंश? इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। सबसे पहला, बौद्ध ग्रंथ ये कहते हैं कि मौर्य वंश जो भी था ये अक्षत्रिय था, यानी कि ये शासन तो कर रहे थे लेकिन सच में एक क्षत्रिय नहीं थे। क्षत्रिय वही होते हैं, युद्ध कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं, लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्षत्रिय का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। जबकि ब्राह्मण ग्रंथ ये कहते हैं कि जो मौर्य वंश था ये निम्न कुल का था। कौन से कुल का था? निम्न कुल, यानी ये इसको मतलब या तो वैश्य में या शूद्र में काउंट कर रहे थे। ठीक है, हाँ, क्षत्रियों में नहीं मान रहे। क्षत्रियों में नहीं मान रहे थे। एक ग्रंथ तो क्षत्रियों में मान रहा है, दूसरा ग्रंथ क्षत्रियों में नहीं मान रहा है। अगला बिंदु है जाति और सामाजिक गतिशीलता। अगला बिंदु क्या है? जाति और सामाजिक गतिशीलता। इसमें ब्राह्मणीय सिद्धांत के अगर अपन माने तो ये वर्ण के आधार पर चलते थे। किस पर आधार पर? वर्ण। जितनी भी जातियां थे इनको वर्ण के आधार पर बांट दिया था और जन्म पर आधारित थी ये चीजें सारी। यानी कि जिसका जन्म जिस जाति में हो गया उसी जाति में उसका जो पूरा जीवन है वो चलता रहता है उसके नियमों के अनुसार। नेक्स्ट, अब चारों वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष को देखते हैं। समाज में कुछ ऐसे वर्ग थे जिनको अस्पृश्य घोषित कर दिया था, यानी कि लोग उनको छूना भी नहीं चाहते थे और देखना भी नहीं चाहते थे। ऐसे वर्ण भी थे जिससे जितने भी अस्पृश्य थे और जो पवित्र लोग थे, यानी कि वे लोग जो उच्च कुलों से थे, वो उच्च कुलों के लोग इन अस्पृश्य लोगों को मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इनको देखते भी नहीं थे। और जब तक ये कहीं रास्ते में जा रहे होते थे ये मुंह छुपा लेते या फिर ये अपना रास्ता बदल लेते, ऐसा देखा जाता है। या वो मतलब शूद्र जो थे, या ये अपना क्या है कि ऐसे कह सकते हैं कि अपना जो पुराना जो सेवी सिस्टम है, ऐसे कह सकते हैं कि पुरानी परंपरा के अनुसार, तो पुराने जितने भी नियम थे इन वर्गों के अनुसार ये नियमों की पूरी पालना करते थे। अभी देखा था ना, जैसे करताल बजा कर चलते, रात के समय विचरण नहीं कर सकते, गांव के बाहर रहना पड़ता, तो ये उन नियमों की क्या करते थे? पालना करते थे। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है चांडाल। क्या दे रखा है? चांडाल। इनका काम क्या था? शवों की अंत्येष्टि करना। क्या करना? शवों की अंत्येष्टि करना। और मृत पशुओं को छूते थे। क्या करते थे? मृत पशुओं को छूते थे या चमड़ी करते थे या जो भी उनका काम था वो करते थे। ये उनका काम ऐसे ही था। ये कौन थे? चांडाल। अब चांडाल जो थे ये निम्न कोटि के थे। कौन सी कोटि के? या निम्न कुल के थे। अब चांडाल जो थे इनको लोग देखना भी नहीं चाहते थे और उनको स्पर्श भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनका काम में कुछ ऐसे ही था और वर्ण व्यवस्था भी तो ऐसी थी कुछ उस समय। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है
मनुस्मृति में चांडालों के बारे में क्या लिख रखा है देखो। चांडालों के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, किन किन बातों का वो ध्यान रखते हैं। गांव से बाहर रहना पहली बात, ये नियम लिख रखे हैं और ये नियम वो लोग मानते थे। दूसरी बात, फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण ये पहनते थे, यानी कि इनको कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, मतलब ये काम चलाओ काम करते थे बस, ऐसे कह सकते हैं। रात के समय ये गांवों में घूम फिर नहीं सकते थे, प्रतिबंध था पूरा। अगला बिंदु इसी के अंतर्गत है जन्म से परे। तो अब इसमें मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा है ना, और संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा बताओ। क्या? सामाजिक प्रतिष्ठा और जितने भी संसाधन है उन पर नियंत्रण किसका होगा, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। तो ये लोग कोशिश कर दे, कौन? दास, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा। ये सारे ये चाहते थे कि हम अधिकतर क्या करें, चीज़ों पर नियंत्रण रखें, मतलब अपने स्किल के अनुसार। जैसे किसी के पास कृषि है ना, तो कृषि से संबंधित जितने भी लोग थे तो वो उस पर, उस पूरे मतलब सेक्शन पर अपना नियंत्रण बना के रखते थे। दूसरा राजा, राजा क्या करेगा, अपना जो भी इलाका है अपना, जिस जहाँ पर वो शासन करता है उस पूरे एरिया पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, लोगों से लगान वसूलेगा और उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये काम अलग अलग बटे हुए थे, अलग अलग तरीके से तो ये काम होते थे, बस ये बता रखा है। क्लियर? यानी कि ये काम कोई भी कर सकता था। राजा की यदि हम बात करें तो ये भी कहीं क्षत्रिय भी मिलते हैं, कहीं अक्षत्रिय भी मिलते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, कुछ मतलब निम्न कुल के भी, जो अभी हमने देखा चंद्रगुप्त वाला, उसमें निम्न कुल को भी क्या दिखा दिया था, मतलब एक अक्षत्रिय राजा के रूप में दिखा दिया था, ऐसे कह सकते हैं। और एक और एग्जाम्पल इसमें मैंने नहीं लिया है, जैसे प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त से संबंधित ही थी ये। तो इसने क्या किया था, इसने संपत्ति का दान किया था, जबकि नियम क्या कहते हैं, स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार है ही नहीं, पता नहीं है कहाँ से आ गया। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, अपने दिमाग में रखनी है। जैसे प्रश्न पूछता है वैसे उसको आंसर दे देनी है। ये चंद्रगुप्त से संबंधित है, अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो बता रहा हूँ ऐसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, किसकी बेटी थी ऐसे नहीं पूछेंगे, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, अरे नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ो। आर्थिक संसाधनों पर, जितने भी आर्थिक संसाधन होते हैं उन पर इन सभी जो भी लोग थे इनका नियंत्रण रहता था, है ना। राजा, किसान, खेतीहर मजदूर, जितने भी लोग थे, जितने भी संसाधन थे, उनकी काम के अनुसार उनका पर क्या रहता था, पूरा नियंत्रण। नेक्स्ट अगला बिंदु इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के विभिन्न अधिकार। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बता दिया। पैतृक संपत्ति पर सिर्फ पुत्र का अधिकार होता था, ठीक है। और स्त्री को क्या, कुछ जो हिस्सा होता था वो क्या कर दिया जाता था, यानी कि एज ए वो जो नियम है उसके अनुसार स्त्री को क्या होता, मिल जाता माता पिता से, भ्राता से, भेंट, ये से कह सकते हैं। नेक्स्ट, या इसको सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो सरल भाषा में ये कि विवाह में मिले जितने भी उपहार होते हैं वो स्त्री को अधिकार के रूप में मिल जाते हैं। बाकी संपत्ति पर स्त्री का कोई अधिकार पुराने समय में नहीं होता था। आज की बात तो नहीं है, आज पूरा समय बदल चुका है, लेकिन पुराने समय की बात कर रहे हैं। अब तो सोच रहे हो कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न आएंगे, क्योंकि प्रश्न आएंगे, है ना। अगला बिंदु है स्त्री एवं पुरुष के संपत्ति अर्जित करने के अधिकार। सबसे पहले पुरुष के लिए कौन कौन से, हाँ पुरुष के लिए कौन कौन से, देखो विरासत, है ना, अपने माता पिता से मिली जो भी संपत्ति है वो। खोज, यानी कि वो खोज करके क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, खोज किसे, संपत्ति अर्जित कर सकता है। कोई भी खोज करेगा उसकी उपलब्धि उसी को मिलेगी। किसी भी चीज की खोज करेगा, खोज तो बहुत सारे कर सकते हैं ना। जैसे चंद्रमा पे किसी ने पानी की खोज कर ली, किसी वैज्ञानिक ने, तो उस पर उसका अधिकार हुआ कि नहीं हुआ। किसी ने पानी की खोज कर ली किसी वैज्ञानिक ने, तो उस वैज्ञानिक का अधिकार हुआ कि नहीं हुआ, हाँ मैंने चंद्रमा में पानी की खोज की, ऐसे। तो ये उसका मतलब एक वैलिड चीज मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट अगला है खरीद करके, यानी कि कोई भी चीज वो खरीद के क्या कर सकता है, अपना जो भी मार्जिन है बढ़ा सकता है। विजित करना है क्या होता है पता नहीं है, देखना मिल जाएगा, है ना। अगला है निवेश करके, इन्वेस्ट करके, है ना, कोई बड़ा व्यापार लगा के, कुछ भी करके, और विभिन्न प्रकार के काम करके और सज्जनों द्वारा दी गई भेंट स्वीकार करके कोई भी पुरुष क्या कर सकता है, धन अर्जित कर सकता है, अपनी संपत्ति बढ़ा सकता है। स्त्रियों के लिए क्या दे रखा है, वैवाहिक अग्नि के सामने। दूसरा क्या दे रखा है,
वधु गमन के समय मिली भेंट। तीसरा क्या रखा है, स्नेह के प्रतीक के रूप में कोई भी देना चाहता है तो। अगला है भ्राता माता पिता के द्वारा दिए गए उपहार। अगला है परवर्ती काल में मिली भेंट। परवर्ती काल क्या होता है इसको देखना तो डिटेल में। और जो भी उसको पति से प्राप्त होता है वो भी किसका है, स्त्री का ही है। ये चीजें इनको अच्छे तरीके से याद रखना। अगला बिंदु है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। अगला बिंदु क्या है, सामाजिक विषमताओं की ये काम व्याख्या। कर गए आप। नहीं काम का नहीं है, बीच में छोड़ दिया मैंने। वर्ण संपत्ति का हाँ अधिकार छोड़ो नहीं उसको, है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। आप तो बोल रहे थे ये इम्पोर्टेंट है, आपने छोड़ दिया। कौन सा, वो वर्ण और हाँ कुछ कुछ इसमें इंक्लूड किया था, कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ लाइंस मैंने उसी टॉपिक के अंदर ले लिए थे, ठीक है। बाकी सारा मतलब डिटेल में लेना जरूरी और नहीं। ये तो एक ही है। हाँ सामाजिक विषमताओं की व्याख्या की यदि हम बात करें तो एक सूत्र पीटक ग्रंथ है। इसमें यह बता रखा है कि प्रारंभ में मानव पूर्ण तरीके से विकसित नहीं था, है ना, उसको ज़्यादा समझ थी नहीं, या वनस्पति जगत के बारे में उसको जानकारी थी नहीं। मतलब यानी कि जितने भी ये एनवायरनमेंट है, पर्यावरण, ये वातावरण है ना, इससे संबंध में व्यक्ति को ज़्यादा जानकारी नहीं थी उस समय। मतलब बिल्कुल जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के दिमाग में आया कि यार थोड़ा सा लालच बढ़ गया, इसके अलावा हिंसक हो गया, मतलब कमजोरों पर अत्याचार करने लग गया, इसके अलावा कपटी हो गया। कपटी यानी अपन मस्त रहे, बाकी तो दूसरों का कुछ भी हो, हमें कोई काम नहीं। तो ऐसी कुछ चीज़ें मतलब धीरे धीरे पनपने लगी। इसी से यह वर्ण व्यवस्था मेरे को लग रहा है कि शायद उत्पन्न हुई होगी। भले ही देवी व्यवस्था मानते, लेकिन जो ताकतवर थे वो राजा बन गए, कमजोर थे वो रह गए। तो इस प्रकार इनको इस चीज़ों में क्या कर दिया, बांध दिया। और ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों के मतलब लिए सार्थक है ज़्यादा। ब्राह्मणों ने तो इसको देवी रूप बताया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उच्च कुल के वही है, फायदा उनको ही है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। साहित्यिक स्रोतों के इस्तेमाल की बात करें तो विभिन्न प्रकार के साहित्यिक स्रोत होते हैं, उनकी प्रशस्तियाँ, अभिलेख, विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती है। उनको एक मिनट सुन लो पहले। इन सभी चीज़ों को देखकर हम क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों की तुलना कर सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कंप्लीट है पूरा लेसन। मैक्सिमम कोशिश की है, 90% पूरा कवर कर लिया आपने, ठीक है। 20 मिनट में पूरा लेसन हमने रिकॉल कर लिया है, जबकि कितने पेज का लेसन है, 30 पेज का लेसन है। भैया हाँ अब पूछूं मैं, विवेकानंद जी मानते नहीं थे ब्राह्मणों का वो कि देवी देवता होते हैं, हाँ। तो फिर वो कैसे माने? कौन माने? विवेकानंद जी। विवेकानंद जी क्या माने? वो विश्वास नहीं करते थे देवी देवता कुछ होता है, सिर्फ पत्थर की मूर्तियां है। अच्छा, कोई भगवान को नहीं मानता है, नहीं मानता है, वो नास्तिक में आ जाएगा। नहीं मानता है वो क्या? कैसे माने? कोई तो बोलता है वो क्या माता जी निकाल का माता जी। उनको कोई महसूस हुआ होगा। अरे किसी को बाबूजी आ रहे हो, उनको हंस रहा है, एक बार उसके आने लग जाए फिर उसको पता लग जाता है हाँ यार हंसी आवे बाबूजी, वो बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऐसा होता है कई बार, किसी को आ रहा होता है, लोग हंसते हैं ये एक्टिंग कर रहा है इसे, जब उसको आते ना तब पता लगता है क्या होता है। समझ गई? तो उनको ही कुछ अनुभूति हुई होगी, बाकी ऐसे ही नहीं मानते होगे ना, अनुभूति हो गई है। जिसे मैं बोल देता हूँ अरे बारहवीं क्या फेल होते हैं क्या, होगी तब पता लगेगा ना तेरे को। और हाँ होते होते, फिर तेरे से कोई पूछेगा तो क्या बोलेगी, अरे ये 12वीं फेल होते हैं, पढ़ने लग जाना। तो मतलब तेरे को उस चीज़ का एहसास हुआ, फिर भी तो तेरे को उसकी वैल्यू पता लगी। तो पहले वो ऐसे ही बोलते होंगे हाँ ये 12वीं फेल नहीं होंगे, नहीं होंगे, हो गए। तो उनको कोई अनुभूति हुई होगी, उसके आधार पे शायद उन्होंने ये स्टेटमेंट रखा होगा। कोई तो बोलता है कि वो कालका माता जी ने उनको दर्शन दिए, ऐसा अब तो क्या किसी का पता? संभव ही नहीं है। हाँ संभव नहीं है, तेरे हिसाब से संभव नहीं है, ठीक है। नहीं अब सच में दिए होंगे तो वो खुद ही जानते हैं। वो अब उनको दिए नहीं दिए अपन नहीं कह सकते, दिखे तो उनको होंगे ना। अब वो सही बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं अपन कुछ नहीं कह सकते। और इतिहासकार तो बैठे रहते हैं कलम पकड़ के, हाँ लिख दो ऐसे, ठीक है। तो अब जल्दी से इस लेसन की क्विक रीडिंग कर ले, काम की चीज़ें, फिर मैं 1-2 टॉपिक पूछ के तेरे को छुट्टी दे दूंगा।